अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज नैच और आप देख रहे हैं कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो नया हुकूमती सेटअप बना है, इसका मुस्तकबिल क्या है। क्योंकि जो हुकूमत है उसको तो अक्सरियत हासिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो कोalition पार्टनर इस हद तक हैं कि वो वोट जो है प्राइम मिनिस्टरशिप का या बाकी मामला के अंदर कौमी असम्बली के अंदर वो वोट तो देते हैं PMLN की उस सपोर्ट में, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनके लोग जो हैं वो काबीना का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हुकूमत जो भी फैसले करेगी उसका बार गिरा जो है वो हुकूमत के ऊपर ही होगा। पीपल्स पार्टी वो जो है उसका शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है? सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी आखिरकार एक तरफ तो जो कहा जा रहा है उसके बारे में कि वो सारे मज़े ले रही है, यानी सदर अपना इलेक्ट करवा लिया, सेनेट चेयरमैन उनका होने वाला है, गवर्नरशिप 2 सूबों की उसने डिमांड कर रखी है, 2 सूबों के अंदर उसने हुकूमत बना ली है, लेकिन वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, इसीलिए कि वो वफाकी हुकूमत जो फैसले करे उनकी वजह से जो लोगों के ऊपर दबाव आए, महंगाई बढ़े, उसमें से उसका जो अपना क्रिटिसिज्म जो है, उसकी जो तनकीद है, वो पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं करनी पड़े। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? पीपल्स पार्टी आखिरकार ये सेफ साइड पे क्यों जाना चाहती है? पीपल्स पार्टी ये इतनी अपना बाहर हुकूमत से क्यों रहना चाहती है? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी ये शनाख्त रही है कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी रही है, उसने हमेशा जमहूरियत की बात की है, जमहूरी इदारों की बालादस्ती की बात की है। इस वक्त जब पाकिस्तान के बारे में आलमी इदारों का ये कहना है कि वो जो इमरान खान के दौर हुकूमत को हाइब्रिड रजीम कहा करते थे, यानी एक मखलूत हुकूमत, जिसका मखलूत हुकूमत इसलिए नहीं कि उसके अंदर मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बल्कि मखलूत इस हिसाब से उसको कहा जाता था कि कुछ पावर जो थे वो सिविलियन हुकूमत के पास थे, कुछ पावर जो थे वो हमारे अस्करी इदारों और हमारे सिक्योरिटी के इदारों के पास थे, इसीलिए उसको मखलूत कहा जाता। लेकिन अब जो आलमी इदारों का कहना है कि अब वो मखलूत भी नहीं रही, अब ये पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर एक अथॉरिटेरियन रजीम है, यानी एक आमराना तर्ज़ हुकूमत है, यानी सारे फैसले जो होते हैं वो होते हैं हमारे अस्करी इदारों की मर्ज़ी और मंशा के साथ। और पीपल्स पार्टी शायद उस वजह से उस अपना हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, क्योंकि पिछले जो 16 माह पीपल्स पार्टी ने देखे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में, जिसमें पीपल्स पार्टी के पास वजारतें भी थी, वजारत खारजा थी, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास थी, और पावर्टी एलिवेशन यानी गुरबत के ख़ात्मे की जो वजारत थी वो शाज़ियाता मरी साहबा के पास थी, उसके अलावा एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री जो थी वो शेरी रहमान साहबा के पास थी, और बाकी इस तरह का मामला थे। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी इसीलिए उसका हिस्सा नहीं बनने जा रही क्योंकि वो जो वक्त था, वो 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, उसके अंदर भी जो कानून साजी के मामला थे वो इस तरह हुए कि वो सारे जो मामला थे वो एक तरह से हमारे अस्करी इदारों की मर्जी और मंशा से होते थे। तो अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन ली है और उसमें बहुत ही स्मार्टली खेला है, और उसने जो ओहदे लिए हैं वो एक ऐसे ओहदे हैं जो आईनी ओहदे तो हैं, लेकिन वो हुकूमत के हुकूमती ओहदे नहीं हैं, यानी डे टू डे जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग है उनका उन ओहदों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम के अंदर उन ओहदों की बड़ी कलीदी अहमियत है, क्योंकि अगर सदर जो है, और जिस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बैठे हुए थे तो उसने काफ़ी मामला के अंदर हुकूमत के लिए परेशानी का वो बायस बने, इसीलिए आने वाले दिनों में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर के मनसब पर बैठे होंगे तो वो जो है वो कितना आसान होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो अपने मामला को आगे बढ़ाए अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक। उसके साथ साथ स्पीकर चेयरमैन जो सेनेट है उसकी वो बहुत बड़ा ओहदा है, 2 सूबों की हुकूमतें भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को अगर आप नज़र डालें, जो पहली का खेप जो काबीना की फर्स्ट अपना जो बैच सामने आई है, उसमें आप अगर पोर्टफोलियोज पे नज़र डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले वक्त को कोई अच्छा वक्त नहीं समझ रही।
وہ سمجھ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ آنے والے دنوں میں اگر ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوتی ہے، اور تو اس کے لیے ان لوگوں نے ایک طرح سے بندوبست کر رکھا ہے۔ بندوبست کیا کر رکھا ہے؟ وزارت اعلیٰ کے لیے سید مراد علی شاہ کی جگہ پر کسی اور نام پہ کنسیڈر کیا جائے، لیکن آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جب ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے، جب پریشر تھا، اور اس وقت جس طرح مراد علی شاہ صاحب ڈٹے رہے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ناظرین، جب مریم نواز صاحبہ اور اس کے جو اپنا ہسبینڈ ہے کیپٹن صفدر صاحب، وہ کراچی آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ مزار قائد پہ نعرے لگے تھے، اور رات کو ان کا کمرہ توڑا گیا، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے جو اسٹینڈ لیا تھا، اس وقت جو سید مراد علی شاہ نے اسٹینڈ لیا تھا، اور اس اسٹینڈ سے پیپلز پارٹی کس طرح گزری تھی، وہ جو سارا پریشر تھا کس طرح سسٹین کیا تھا مراد علی شاہ کی حکومت نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح اب جو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کنفرنٹیشن ہوتی ہے، تو وزارت ہوم منسٹری جو ہے وہ سندھ کی، وہ ضیاء الحسن لنجار صاحب کو ملی ہے۔ وہ زرداری فیملی کے فیملی ممبر سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی قریبی تعلق ہے ان کا، تو یہ بھی وہاں پہ ایک ایسا آدمی لگایا گیا ہے جو ایک طرح سے ٹرسٹ وردی ہے، جو ہر حال میں زرداری صاحب کو یہ اس پہ اپنا اس پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ ہر حال میں ان کا ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیل خانہ جات کی وزارت جو ہے وہ حاجی علی حسن زرداری صاحب کو دی گئی ہے۔ وہ بھی ایک طرح سے زرداری صاحب کا بہت ہی لائلسٹ جو اپنا کیٹیگری آتی ہے اس میں سے اس کا نام ہے، اور ویسے تو سارے پارٹی کے رہنما جو ہیں اور جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ پارٹی قیادت کے اپنا لائلسٹ ہے، اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان پہ لے لیں گے لیکن آصف علی زرداری اور اس کے خاندان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو ضیاء الحسن لنجار صاحب کی ہوم منسٹری ہو یا حاجی علی حسن زرداری صاحب کی جیل خانہ جات کی وزارت ہو، تو یہ وہ وزارتیں ہیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہاں پہ کوئی پریشر پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اگر پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ تکلیف دینے کی کوشش کرتی ہے یا وہاں پہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ وزارت ایسے آدمی کے پاس ہونی چاہیے جو اپنے اوپر تو لے لے لیکن وہ اپنا پارٹی قیادت کا اس میں نام نہ ہے۔ اسی طرح خود آصف علی زرداری صاحب نے جو یہ صدارت کا منصب سنبھالا ہے، وہ ایک ایسے محل میں چلے گئے ہیں، وہ ایسے اپنا قلعے میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ان کو بہت پروٹیکشن ہے، کیونکہ یہی وہ قلعہ تھا جو 2008 کے بعد جو حکومت بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی چودھری صاحب کی عدالت نے ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا تھا اس وقت کی حکومت کے اوپر کہ وہ سوئس بینک کو خط لکھے، لیکن وہ خط نہیں لکھے گئے تھے، کیونکہ اس وقت بھی ہی دلیل سامنے آیا تھا کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، یعنی جب تک وہ صدارت کے عہدے پر بیٹھے ہیں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا، ان کے خلاف کسی عدالت میں کیس نہیں چل سکتا۔ تو زرداری صاحب خود ایک محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قلعہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اس نے اپنا سینٹ کا چیئرمین بھی اپنا یوسف رضا گیلانی کا جو نام آ رہا ہے، وہ بھی ایک ٹائم ٹیسٹڈ جو ہے وہ شخصیت ہے، کیونکہ جس طرح بتا رہے تھے ہم آپ کو کہ 2008 کی الیکشن کے بعد جو وزارت عظمیٰ تو گیلانی صاحب نے قربان کر دی، لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور پارٹی قیادت کے ساتھ لائلٹی جو ہے وہ اپنی اس نے ثابت کی۔ اسی لیے یہ جو ہے اب جو سینٹ کی صف بندی ہے اس میں زرداری صاحب نے ایک کارڈ اور کھیل دیا ہے، وہاں پہ اس نے نیشنل پارٹی جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی، حالانکہ ان کے جو سینیٹرز ہیں ان لوگوں نے حاصل اپنا بزنجو صاحب، حاصل بزنجو کے چھوٹے بھائی، اس نے اور ان کے جو اور اکرم بلوچ صاحب نے ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود بھی زرداری صاحب نے ایک بات آگے بڑھا کے وہاں پہ جان بلیدی صاحب کو سینٹ کے لیے نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ امیدوار قرار دیا ہے، نامینیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمن ولی خان صاحب کو جو ANP کے صوبائی صدر ہیں لیکن اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے ہیں، تو اس حوالے سے بہت بڑی خاندانی ان کی جو حیثیت ہے، اس کی وجہ سے ان کو بھی ایک پیپلز پارٹی اور عوام نیشنل پارٹی کا مشترکہ سینٹ کا امیدوار قرار دیا ہے۔ تو ایک طرح سے نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ پارٹی کے باہر بھی ایسی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کنفرنٹیشن کے اس فیز میں پیپلز پارٹی کا یا زرداری صاحب کا ساتھ دے سکیں، پیپلز پارٹی نے ان کو بھی اپنے ساتھ
ज़्यादा करीब लाने के लिए ये एफर्ट की है। तो आने वाले दिनों में बहरहाल ये याद रखिएगा कि कराची डिजिटल पल्स न्यूज़ आपको ये तज्ज़िया दे रहा है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट की कन्फ्रंटेशन जो है वो ड्यू है। अब देखना यह है कि वो टाइम क्या होता है। एक तो पहले फेज में हमने देखा कि ये जो पानी का मामला था, सिंध के पानी के हवाले से जो अपना इरसा चेयरमैन की जो मुकर्ररी थी, वो जो एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी निगरान हुकूमत में आर्डिनेंस के ज़रिए, उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने भी एतराज़ किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के MNAs और सेनेटर्स ने भी एतराज़ किया। उसके बाद ये हुआ कि वज़ीर आज़म को वो मुकर्ररी वापस लेनी पड़ी। लेकिन इरसा आर्डिनेंस के अंदर जो तरमीम है, सिंध अभी भी उस पर नाराज़ है। देखते हैं वो उस पर क्या होता है। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मर्ज़ी से ये जो तरमीम हुई है, उसके बुना पर जो ये मुकर्ररी हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने उस तरमीम को रद्द कर दिया। अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो ज़राअत के हवाले से जो उनका जो प्रोजेक्ट है, वह उनको पानी चाहिए होगा, और वो पानी उनको थल के अंदर, थर के अंदर और बाकी उन जगहों पे चाहिए होगा जहाँ पे आम तौर पर जो अपना कैनाल सिस्टम का पानी नहीं पहुँचता। वहाँ तक पानी लेने के लिए वो इरसा एक्ट के अंदर जो तरामीम की है, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी अब देखते हैं कि उसमें उसको कितना कन्फ्रंट करती है। और उसके साथ साथ जो अपना माइंस और मिनरल्स की मिनिस्ट्री है, वो भी इस मरतबा जनाब सरदार अली शाह साहब को दी गई है। वो जो है अपना एक तो उमरकोट से उनका ताल्लुक़ है, जहाँ पे उसकी अपनी जो है वो अपना जो उनकी जमात है, उनकी जो पीर मुरीदी का सिलसिला है, वो उस खानवाए के अपना गद्दी नशीन है। लेकिन उसके साथ साथ वो एक पढ़े लिखे शायर की हैसियत से उनकी अपना शनाख्त होती है, और उसके रूट्स जो है वो सिंध के अदब और दानिश के लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनके बहुत ताल्लुकदारी है। तो वहाँ पे भी अगर वो जो इलेक्शन से पहले छाछरों के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना जबल की कटाई के हवाले से, कारूंजा जबल की कटाई के हवाले से जो बात की थी कि हम वो उस पे नजरें हैं कुछ फोर्सेस की, लेकिन वो उस की कटाई की इजाज़त नहीं देंगे। तो वहाँ पे सरदार अली शाह साहब का आना भी एक तरह के से कन्फ्रंटेशनल अपना उसके फेज़ का एक इंदिया दे रहा है कि वहाँ पे भी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो ख्वाहिश है, वो शायद उस पर पीपल्स पार्टी अपना मज़ाहमत करे। देखना यह है कि आने वाले दिनों में हमारा तज्जिया कितने हद तक दुरुस्त होता है। लेकिन जो सफ़बंदी की है पीपल्स पार्टी ने, उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी इस जो सिस्टम है, जिसको हाइब्रिड पिलर्स का निज़ाम दिया जा रहा था, या उसको जो आलमी इदारों ने अथॉरिटेरियन रिजीम का नाम दिया है, उसमें से डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए स्पेस निकालने के लिए पीपल्स पार्टी कन्फ्रंटेशन में जाएगी। अब वो कितना हद तक जाएगी और कितने अरसे में जाएगी, ये वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें।